जब जब मैं गिरा तेरा एक इशारा था, और पाप लोभ मोह ही मुझे क्यों प्यारा था। और जब जब मैं गिरा ठोकरों में ज़माने की, संभाला तूने तेरा ही सहारा था। संभाला तूने तेरा ही सहारा था। कहते हैं ना कि उसकी दुआ अक्सर काम कर जाती है, और सरसराती धूप में छाँव कर जाती है। और जब बिखरे होते हैं राह में कांटे मेरी, तो उसकी रहम की नज़र मेरे लिए टाट का काम कर जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा शुभ दिन है जहाँ मैं से ऐसी शख्सियत के साथ हम बैठे हैं जो अपने आप में, उनको कहते हैं ना, उनको मिलवाने के लिए हमें किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ डॉक्टर मुकेश गंभीर जी का, जो रेडियो व्यूज़ के डायरेक्टर हैं, कि इन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का संयोजन किया। और साथ ही आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसके लिए मैं आपको हमारे बीकानेर के डायरेक्टर डॉक्टर नवरत्न अग्रवाल जी, और हमारे बीच हैं अशोक अग्रवाल जी, जो अग्रवाल समाज की सभा को संभालते भी हैं, और साथ साथ उन्होंने कितने ही लोगों के लिए चिकित्सा का काम किया, समाज के लिए काम किया। और बीकानेर में जो हमारे नवरत्न अग्रवाल जी हैं, इन्होंने मोटिवेशन के लिए अलग अलग कॉलेजेस में मेडिटेशन कराते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मुकेश गंभीर जी से कहूँगी कि इस कार्यक्रम की संचालन करें। सुलेखा जी, सर्वप्रथम तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप माध्यम बनी हैं इन दो शख्सियत, इन दो हस्तियों को हमारे स्टूडियो में लाने के लिए। सर, मैं आप दोनों का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये बात साझा करते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि पिछले लगभग 3 सालों से हम रेडियो बूज़ को चला रहे हैं। कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, केवल पर्पस ये है कि ऐसे लोगों को समाज के सामने लाया जाए जिससे कि बाकी समाज के सदस्य प्रेरणा ले सकें, उदाहरण समझ सकें और वो भी आगे बढ़ सकें। और लगभग 500 से 700 ऐसे व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, अलग अलग फील्ड से। बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और साहित्यकार हैं, कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं। ये सब लोग बारी बारी यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी बात को हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखा। तो मैं इसी श्रृंखला में आप दोनों महानुभावों को आज अपने स्टूडियो में पाकर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो जो अनुभव आप साझा करने जा रहे हैं, ये अनुभव हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। तो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। हमारे सम्मुख दो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन, जिनका अपने अपने फील्ड में नाम है, उनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल बिजनेस क्या है। जैसे कि सुलेखा जी ने बताया कि आप एक ऐसे बिजनेस से संबंध रखते हैं जो आम लोगों से सीधा रिलेटेड है। तो कब आपको ये ख्याल आया कि इस काम में इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप इसको लगभग ऑल इंडिया लेवल पर, क्या विदेशों में भी कर रहे हैं? तो थोड़ा इसके बारे में। नमस्कार जी। और भाई साहब, आपने जितना मेरे प्रति आभार व्यक्त किया, सेम हम भी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप ये जो चैनल चला रहे हैं और इतने लोगों से आपने मुलाकात की जी। तो आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें जीवन में
हमारे को भी सुधारने में, पिक करने में बड़ा अच्छा रहेगा। राइट। और मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है, जी। मैं एक डायरेक्टर हूँ बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का। ओके। हमारा एक परिवार 100 से ऊपर मेंबरों का परिवार, 130 मेंबरों का परिवार है, और हमारे बीच में कोई लिखा पढ़ी नहीं है। 30 मेंबर हम एक्टिवली इस बिजनेस में, मिठाई नमकीन के बिजनेस में लगे हुए हैं, वेरी गुड। जो इस काम को डे बाय डे देख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस काम को। तो हमारे परिवार में कोई मेंबर्स इंडस्ट्री देख रहा है, कोई दुकानें देखता है। बीकानेर से हम आए, आज भी हमारा बीकानेर में आज भी काम है। बीकानेर में हमारे एक भाई रहते हैं और उनका वहाँ पे लाल जी के नाम से हम काम कर रहे हैं। अब फादर और ताऊजी यहाँ इंडिया में, दिल्ली में आए, काम करने की जगह देखी थी, कैलकाटा कर रहे हैं, बॉम्बे कर रहे हैं, दिल्ली एक हमें बीकानेर के नज़दीक दिखाई दी। तो दिल्ली आ गए थे। फादर ने चांदनी चौक से स्टार्ट किया इस काम को। चांदनी चौक के बाद करोल बाग, रजौरी गार्डन, नोएडा, फिर दुकानें बढ़ती चली गई। फिर फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ी तो हमने एक सबसे पहले फरीदाबाद में एक फैक्ट्री लगाई जी। फरीदाबाद में फैक्ट्री की फिर हमारे पेप्सी के साथ एक अनुबंध हो गया, रिलेशंस बनी, तो पेप्सी को लहर नमकीन बना के देने लगे। जी जी। बीकानो नमकीन्स एंड वो। उसके बाद में हमारे दोनों को सुबह और शाम चलती थी फैक्ट्री, और फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ी तो बड़ी वो कोई करनी थी, तो हम फिर वहाँ से लॉरेंस रोड, उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसके बाद में हैदराबाद, अभी जेवर एयरपोर्ट के पास में एक 25 एकड़ की फैक्ट्री लगाई है। और एक भाई हमारा भतीजा दुबई चला गया, तो दुबई में जितनी फ़्लाइट्स हैं, चाहे एमिरेट फ़्लाइट्स हो और फ्लाइट्स हैं, सभी में अपना मीठा और भी जाता था, ये भी जाती थी सब फ्लाइट्सों में। और वहाँ पे फैक्ट्री लगा दी थी, तो वहाँ 20-21 आउटलेट, सब कंटिन्यूस आउटलेट बढ़ रहे हैं जी। ऐसे ही एक भाई हैदराबाद चला गया, तो वहाँ पे हैदराबाद में भी एक बड़ी फैक्ट्री लगा दी ताकि साउथ को कैटर कर सकें। वहीं एक दुकान से और दुकानें, एयरपोर्ट और बाकी आसपास दुकानें और कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुड़गांव में कोई भाई देख रहा है, ऐसे ही एक भतीजा हमारा नोएडा देख रहा है, तो नोएडा में आउटलेट्स, फैक्ट्री बढ़ा रहा है ताकि वो कामों को बढ़ा सकें। अग्रवाल साहब, मैं एक बात सर्वप्रथम जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे श्रोता भी शायद इसी प्रश्न को जहन में लेकर आपसे बातचीत करना शुरू करना चाहेंगे। हमने अपने बचपन में साधारण हलवाइयों को काम करते हुए देखा, और आज जो आप मेरे सामने बयान कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ऑल इंडिया लेवल पर आप इस काम का विस्तार किए बैठे हैं। Where and at what place there was a jump, there was a big change in this business? ये शुरू से ही अगर हम देखते हैं कि हर टाइम जंप आता चला गया। हम दिल्ली से, वहाँ से बीकानेर से दिल्ली आए जी। तो एक जंप था, सीधी बात है। दिल्ली में आए तो फादर हमारे आए थे, तो हाथों में, मतलब ठेली पे या हाथों पे, कंधे पे रख के जगह जगह जाके बेचने वाला काम रहा ताऊजी और हमारे फादर ने। तो वो एक जब बेचने लगे तो डिमांड आने लगी, दुकान करी तब भी एक जंप था। अब वो दुकान से फिर हमने और दुकानें करी, चांदनी चौक से करोल बाग, और तो एक बड़ा जंप था। उसके बाद में फैक्ट्री लगाई तो एक ड्रास्टिकली बड़ा जंप था। फिर हमें रॉ मटेरियल्स प्रत्येक चीज़ें कौन सी बेस्ट हो सकती है, फिर लैब टेस्ट करना, तब बड़ा उसमें ग्रोथ आई कि हम जैसे जैसे रॉ मटेरियल बेस्ट लेंगे तो क्वालिटी बेस्ट होती चली आएगी। तो प्रत्येक चीज़ पे एक R&D, रिसर्च और वर्ल्ड वाइड क्या रिक्वायरमेंट्स है और लोगों का टेस्ट क्या है। हम लोगों ने एक जैसे जलेबी थी राजस्थान की, हमारी बारीक जलेबी होती है। और एक जो सबसे बड़ा राजस्थान का एक गुण है, राजस्थान में क्या होता है कि सारे जना एक परिवार के रूप में रहते हैं, कि देने की एक नियत होती है। परिवार में क्या होता है, माँ अपने बच्चे को सर्वत्र सब कुछ देना चाहती है कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ खेल जाए। तो ये परिवार में प्रत्येक मेंबर, बच्चे भी माँ बाप को कंधों पे रखते थे, हर वक्त पलकों में बैठा के रखते थे, ताकि उनको किसी प्रकार से दिक्कत ना आ जाए। जब तक ये भाव नहीं आते ना, तब तक भी वो कस्टमर से अटैच नहीं कर। हमारे फादर क्या कहते थे कस्टमर्स को कि परमात्मा, मनोभाव से परमात्मा। जब तक भाव और मन से नहीं मानोगे तो परमात्मा, तो उसके प्रति वो रेस्पेक्ट, वो उसके प्रति क्वालिटी दे नहीं पाओगे आप। तो वो मनोभाव से मानोगे, और वही प्रत्येक टीम का मेंबर मानना पड़ेगा। और टीम कब मानेगी, हमारे फादर और मदर को हम देखते थे, मदर अपने हाथों से रोटी बना के खिलाती थी और कहती थी नहीं बेटा कि वो रोटी खानी है। हमें भले ही कम पूछ ले, लेकिन उसको जरूर पूछती थी ज्यादा कि बना के खिलाना। और पहले चूल्हे और कौन से होते थे,
कोयले वाले चूल्हे होते थे, जी जी उपले कोयले, और उसमें पक्के कोयले डालते थे। पानी भी गर्म करना होता था, वही गर्म करना होता था। घर में लेडीज लड्डू बनाना, पिस्ते काटना, सब कामों में जी ए टू जेड चीज। तो जो ग्रोथ होती है, जब लैब लगी, फैक्ट्रियां लगी, जब तक हम पेप्सी के साथ जुड़े उसके साथ भी हमारी ग्रोथ काफ़ी कुछ हुई। राइट। पेप्सी ने भी हमें दुनिया भर की चीज़ें कई कि वर्ल्ड वाइड ऐसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमने उनको भी अनुभव किया। राइट। प्लस हमने वर्ल्ड वाइड अपने आप को, जब बच्चे आए पढ़ाई लिखाई करके, तो वर्ल्ड में क्या होता है, पूसा में पढ़े तो पूसा की दुनिया भर की नॉलेज थी, लैब्स और की टेस्टिंग और के देखने लगे तो उसमें दुनिया भर की नॉलेज थी। पैकेजिंग आई तो क्योंकि एक दुकान में लिमिटेशन थी, अब जब हमने पैक करने लगे, जिनकी लाइफ बढ़ने लगी, तो एक सब जगह माल पहुंचने लगा वर्ल्ड वाइड, उसके कारण भी एक ग्रोथ थी। तो ग्रोथ कंटिन्यूस है और एक एंडलेस ग्रोथ है जी। और उसमें प्रत्येक मेंबर का रोल है जी यही नहीं, हमारी फैमिली का ही है। हमारी फैमिली में जितनी भी टीम है, स्टाफ है, जी जब तक हम उनका अल्टीमेट केयर नहीं करेंगे, फादर और जैसे मदर अपने हाथों से बना के उसको एक परिवार की तरह रखना, राइट। और उनके परिवार की अल्टीमेट केयर, पौधे को तो उन्होंने ही सींचा है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक और है। वो अभी पिछले साल तक हमारे साथ थे, 1 साल ही हुए हैं फादर को हमारे, मदर आज भी मेरे साथ में है। ओके। तो हमारे पिताजी 6 भाई और सबके सब मिल के रहना और काम करना इकट्ठा। तो अग्रवाल साहब, आई एम एंक्शियस टू नो आप लोगों की ब्रदर्स की एजुकेशन कहाँ कहाँ रही? हम सबने जैसे हमने बीकॉम ऑनर्स किया, अच्छा। तो ऐसे ही हमारे फादर ब्रदर और ने भी सीए किया, छोटे भाई ने सीए किया, ओके। किसी ने, हमारे एक छोटे भाई ने फूड के कोर्सेज और करे। ओके। तो सभी ने वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड वाइड सभी ने एजुकेशंस ली, राइट। और जो बेस्ट एजुकेशंस होती थी लेते थे। प्लस एक जो सबसे बड़ा हमारे घर में था कि चाहे जो पढ़ाई कर रहा हो, हाँ। लेकिन घर में प्रैक्टिकली काम सब अपने हाथों से करने वाला काम रहा। अपने हाथों से, जैसे फादर थे भुजिया बनाते, तो एक गरम कढ़ाई में अपने Yes. हाथों को चलना, यस। और हमें उसको काम करने के बाद जो हमने काम में जो आनंद देखा, एक रस मिलता था, हाँ वो जरूरी है। एक जी। जिज्ञासा होनी, काम को प्रत्येक सीखने की जिज्ञासा होना, जी और उसको काम को करने के बाद उस आनंद को महसूस करना, उस रस को महसूस करना, जी जी अनुभव करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फादर को देखते थे, फादर लाखों के बीच में कोई संकोच नहीं था, नृत्य करने में, आनंद करने में। एक जीवन उनके साथ हमने जिया है, हाँ। तो वो जीवन का अनुभूतियां, बड़ी अच्छी अनुभूतियां हैं। आई कैन सी फ्रॉम योर एक्सप्रेशन कि आपके यहाँ पारिवारिक तौर पर यू वर वन विद योर बिजनेस। बिजनेस को अलग नहीं किया खुद से, बल्कि बिजनेस को अपने परिवार का हिस्सा बना के आपने उसके साथ ग्रोथ करी, जिए और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अशोक जी आपको बीच में लाना चाहूँगा। आपके सामने कहने को बीकानेर भुजिया वाले, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं फाइनेंशियल ग्रोथ या फैक्टनेस के बेस पर बात नहीं कर रहा, मैं एक सोच को जो इन्होंने रखी है उसको अहमियत देते हुए आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव हैं और एज ए बिजनेस पर्सन आप भी इनकी ग्रोथ को महसूस करते होंगे। क्या कहते हैं आप कि आज के दौर में, चाहे वो बीकानेर है, हल्दीराम है, या और इस तरह के ग्रुप हैं, गॉन आर दोज डेज व्हेन लोग ये सोचते थे कि ये तो एक हाथ से काम करने वाला काम है। अब जो है दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट। और मुझे जितनी नॉलेज है, इवन हल्दीराम और बीकानेर, इनके आगे अब रॉयल्टीज और ऐसी ये शॉप्स दे रहे हैं जो इनके नाम से बिकती हैं। इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स? देखिए, मेरे को जो सबसे बहुत बड़ी बात जी। लगी वो लगी फैमिली की यूनिटी। यस। जैसे जो इन्होंने कहा कि 130 मेंबर का परिवार है और 30 अपने सदस्य यूनिटी में काम करते हैं। हाँ। एक बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी, जी। जब भी इन्होंने अपना फादर का जिक्र किया, यस। साथ में ताऊ जी का जिक्र जरूर किया। एग्जैक्टली। ये एक सेंटिमेंट एक्सप्रेस करता है कि यस। इनकी फैमिली कितनी वो ग्रिप बना हुआ है, कितनी क्लोजली निट है। हाँ। और उस क्लोजली निट में आपस में मन में भी जुड़ाव है। हाँ। कई बार क्या होता है कि फिजिकली तो जुड़ाव होता है, यस। मन से कहता है वो आगे क्यों बढ़ गया, वो भाई ये पैसे क्यों ले गया,
जो मैं महसूस करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहा कि मैं आज नवरत्न जी से पहली बार मिला हूँ। हाँ, बाकी मैं इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये खुद वो कंफर्म करेंगे कि इनके फैमिली में आपस में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ, इनके तन से भी इकट्ठे हैं और मन से भी इकट्ठे हैं। ठीक है। फैक्ट है, कोई लिखावट पड़ी नहीं है हमारे बीच में। हाँ, आज की तारीख में इतने मेंबरों के बीच में सब बराबर हैं, बस एक ही बात है, कोई लिखा पड़ी नहीं है। इतने, वरना क्या मियाँ बीवी के बीच में लिखा पड़ी होती है, आजकल माँ बाप के बीच में क्या रिश्तेदारी लिखी होती है। और आज उसको जब अनुभव करता हूँ तो लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं लिखा पड़ी हो ना, माँ और बेटे के बीच रिश्ता लिखी होगी तो हम जिम्मेदारियां तो नहीं लेंगे, बल्कि हम कहेंगे मेरे को क्या मिल रहा है। यस। और जब माँ बाप के होते हैं तो देने की बात होती है कि मैं उसको क्या दे दूं मैक्सिमम। लिखा पढ़ी में दिक्कत आती है और नॉन लिखा पढ़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर मेरे को लगता है कि मेरे को क्या क्या मिल रहा है, मिलने की बात जगह हम जहाँ लिखा पढ़ी नहीं है वहाँ मेरे को क्या देना है परिवार को, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या श्रेष्ठ कर सकता हूँ। हम तो देखो, मैं शेयर मार्केट के बिजनेस में हूँ। हमारी डिपॉजिटरी भी है जहाँ पे लोगों के शेयर पड़े होते हैं। रोज हमारे इस तरह के केस आते हैं जी, मियाँ बीवी पे केस कर रहा है, बीवी मियाँ पे केस कर रही है, ये शेयर मेरे है, ये 5 करोड़ की चीज़ मेरी है, वो 2 करोड़। और आप तो कभी कोई जिक्र ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी, और आपका मतलब आपकी जो इतनी जो आपने ग्रोथ करी, इतनी तरक्की सक्सेस का एक राज एक ये भी राज है। ये भी है। देखो, टेस्ट तो है ही है। जो इन्होंने कहा अभी कि बाबूजी खुद ही उसमें अपना हाथ डाल लेते थे, तो टेस्ट तो है ही है। क्वालिटी तो देखो, बिना क्वालिटी तो कोई चीज़ ग्रोथ होती नहीं है। बाकी जो फैमिली की यूनिटी है, उस ग्रोथ में उसने पूरा कंट्रीब्यूट किया। दुबई गए वहाँ पे कर लिया, हैदराबाद गए वहाँ कर लिया। वो क्योंकि मेंबर्स इतने थे तो जहाँ जहाँ शहर गए वहाँ पे ग्रोथ होती चली गई। तो बहुत मतलब काबिले तारीफ ये तो है। थैंक यू अग्रवाल साहब, हरियाणा में अक्सर ये शेर बोला जाता है कि हम तो दरिया हैं और हमें हमारा हुनर मालूम है, जिधर भी चल देंगे उधर है रास्ता अपना। तो आपने वो बात साबित कर दी। चाहे दुबई गए, चाहे आप बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गए, और जहाँ भी आपने बीकानेर का यूनिट लगाया वहाँ पर आपने उसके झंडे गाड़े, और आज आप सक्सेस के उस पर हैं। एंड विद सच ए हम्बलनेस विच आई कैन सी फ्रॉम योर फेस। मैंने पहले भी अंदर शेर ये पढ़ा था कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो आपको हम एक बड़े कद का इंसान मानते हैं। तो हम थोड़ा अपने श्रोताओं के बाबत ये जानना चाहेंगे कि आप अपने इस सक्सेस स्टोरी को, जो कितने साल की हो गई है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं जो आप बयान करना चाहेंगे। जो आज हमारे परिवार को मैं जो देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ जी, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक जो राजस्थान का जो पानी है, मैं कहता हूँ उसके भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आदमी जहाँ रहता है ना। क्योंकि मैंने बीकानेर गया तो मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जो रियल वाकया है जो मैं जिसको अनुभव किया कि बीकानेर के लोगों में क्या है कि कोई भी अनजान से अनजाने भी आदमी आता है तो बिना खिलाए नहीं बेचते जी। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो पहले अपना को ज़रूरत बाद में करेगा, पूर्ति पहले सामने वाले की पूर्ति करते हैं। सामने वाले को जैसे परिवार का हिस्सा हो, नेचुरल प्यार हो, जिसको जानते नहीं है, अनजान से अनजान है, लेकिन उसको एक परिवार से भी अतिथि मानते हैं। मतलब पहले उससे भी ज़्यादा उसको देना, भाई उसको हमारे से ज़्यादा मान सम्मान देना, अतिथि काम करना। हमारे जीजा जी का एक एक्सीडेंट हो गया था राजस्थान में, झुंझुनू के आसपास। कहीं गाड़ी में, जीप में बैठे थे, जीप में पैर बाहर था, जीप पलट गई तो पैर पे आके सारा प्रेस पड़ा, तो हड्डियाँ भी ब्रेक हुई, ब्लीडिंग भी पूरी हो रही थी। तो मैं ये देखता था कि सारा का सारा गांव सपोर्ट करने को तैयार था, ब्लड देने को तैयार था जी। वरना अनजान जगह पे कोई सपोर्ट नहीं करता कहीं किसी प्रकार से, वहाँ ब्लड देने के लिए आगे बढ़ के कहना। और कई बार मैं एक हॉस्पिटल में, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल में गया तो 100 मेंबर आए हुए थे एक परिवार के। अब डॉक्टर ने कहा 5 यूनिट ब्लड की देनी है, तो मैं बड़ा देख रहा था कि 100 के 100 मेंबर बहाने लगा रहे थे कि मेरा ब्लड दे नहीं सकते, मेरे साथ में ये है, अभी वो है। मतलब 100 मेंबर्स के साथ में 5 यूनिट देने वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। तब मुझे शॉकिंग हुआ कि मैंने कहा अगर यही राजस्थान के जहाँ कोई जानता नहीं हो, अनजान जगह में, वहाँ लाखों आदमी
ब्लड देने के लिए खुशी होती है कि देने में खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है उनको। राइट। तो वो एक जगह का कारण भी कह सकता हूँ कि भारत की जो मिट्टी है उसका भी फर्क है, जो नेचर है वो यहाँ पे कुछ विराजमान होती है ताकि आपस में प्रेम और सहज हमको लोगों को मिलता है। तो उसके कारण और एक परिवार में हमारे फादर और ने जीवन में जो तपस्वी होता है, जो साधना करता है सरल सहज रूप में, राइट। उसका भी बड़ा भारी एक रोल होता है परिवार का। मैं जो देखता था कि सारा परिवार तपस्वी था, सारा परिवार मेहनत करता था और सब के सब एक आनंद में रहते थे। कभी मैं ये नहीं देता था तकलीफ में रहते थे। एक नेचुरल आनंद था कहीं किसी प्रकार से। काम के बाद जो आनंद मिलता है ना, वो रस था सब में। सात्विक का संतोष परिवार में हाँ, हमेशा। हाँ। कभी पैसे हमने देखे कि बहुत परिवार में थे कि ऐसा नहीं था, पैसे बहुत ज़्यादा। और अभी भी हम सब परिवार में आज की तारीख में भी हमें फादर एक ही बात कहते थे, पैसा आपको सपोर्ट करता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक तुम तपोगे नहीं तब तक तुम वो जीवन के उस पैसे का यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे, अपना स्वास्थ्य भी नहीं बेटर कर पाओगे, और जब तक तपोगे नहीं तो उस आनंद को महसूस नहीं कर पाओगे। तपस्वी साधना वाला ही लोग जीवन को जी सकते हैं आनंदित। अगर तुम्हें जीवन जीना आएगा तो होश में होंगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। फिर हमारी को मेडिटेशंस के द्वारा एक महर्षि महेश योगी संस्था थी जी, जिसने मेरे जीवन को बहुत बदलाव लेके आए, क्योंकि मेरी मिठाई और सारी मिठाइयाँ मेरी जाती थी 100% वर्ल्ड वाइड। तो मेडिटेशंस पे जो मैंने अनुभव मेडिटेशंस में किए जी, उसने मेरे जीवन में बहुत बड़े सुधार भी लेके आए। जी, जी। वो भी बिजनेस में एक मेडिटेशंस कहते हैं ध्यान, वो एक प्रत्येक के जीवन में जब जीवन जीना आता है तो वो बिजनेस को सपोर्ट करता है, और वो अपना ही सपोर्ट नहीं करता, अपना ही श्रेष्ठ नहीं करता, उसकी जो खुशबू निकलती है तो मुझे लगता है सराउंडिंग में भी वो सपोर्ट करना चाहता है। एक उसकी जो और दिक्कत है वो कहता है कि उसकी दिक्कत में उसको मैं कैसे सपोर्ट कर दूं, अल्टीमेट सपोर्ट कर दूं। वो लेना चाहे नहीं लेना चाहे अलग बात है, लेकिन करने की कोशिश होती है। सूरज जैसे निकलता है वो चाहता है कि सब जने मेरे प्रकाश या मेरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाएं। अब मैं कमरे में बंद रहूंगा, मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा तो अलग बात है, लेकिन वो जरूर चाहता है कि सूरज की मेरी एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो जीवन जिए। तो वो हमारे परिवार का वो सब में मैं वो चीज़ें देखता था, और शुरू से कर्मठ होने के कारण, हर काम के लिए आगे बढ़ने के कारण कभी बैरियर नहीं बनाया कि इंडस्ट्री लगानी है। हमें जब पेप्सी ने कहा कि आपके साथ जुड़ना है तो हमने कभी बैरियर नहीं, यस कर लेंगे। अभी काठमांडू में, दुबई में दुकान करनी थी, हमने कभी बहुत प्रॉफिट नहीं है, ना केवल आप प्रॉफिट से मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जितना त्यौहार आएगा सारे दिन, एक भी दिन आपको 24-24 घंटे जागना पड़ेगा, 1-2 घंटे की नींद में उसी में रेस्ट में नींद लेनी पड़ेगी। तो कहते थे नहीं हम कर लेंगे। तो हमारे लोगों ने वो हर चीज़ करी। महर्षि जी ने जो मेरे को मालूम है पहले 3-3.5 किलो के लड्डू बनवाया। मैंने कहा लड्डू कैसे बन जाएगा, टूट जाता है। तो फिर हमने जब उन्होंने कहा तो हमने बनाया, डाई बनाई, लड्डू का कलश की शेप बनाई। तो वो शुरू से कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, प्रत्येक चीज़ लर्न करने की जिज्ञासु रहे, और करने के लिए आगे आए कि हर जगह काम करना है कि, और कोई नई टेक्निक, नई चीज़ें जो वर्ल्ड वाइड कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको ऑब्जर्व करने में कहीं पे भी कोताही नहीं करी, और उसको यहाँ पे लाने में भी कोताही नहीं करी। इंडस्ट्रीज़ को कैसे ऑटोमाइजेशंस करना है, कैसे पैकिंग बेस्ट लानी है, कैसे अपनी लैब और सेस्ट करनी है, और फिर उसको जिम्मेदारी मानना कि मैं जो माल जा रहा है मैं अपनी श्रेष्ठतम कोशिश करूं कि श्रेष्ठतम क्वालिटी माल लोगों के पास पहुंचे। जब तक मन में वो भाव नहीं आएगा ना तब तक हम दे भी नहीं पाएंगे श्रेष्ठतम। बिल्कुल। और उसके लिए शुरू से ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कोई बातों से काम नहीं होता कि मैंने सोच से बहुत कुछ लिया लेकिन तपे नहीं तो बेकार है। बिल्कुल। उसके लिए कंटिन्यूस आपकी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, उसको प्रैक्टिकल कर करके देखना। फिर टेस्ट होता था, जैसे हम कोई चीज़ बनाते थे तो जितने भी लोग आते थे सैम्पलिंग करके, हाँ जी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो लोग कई चीज़ें तो बनावट करके बोलते थे, कईयों को मालूम पड़ता था, कईयों को नहीं मालूम पड़ता था। उनके टेस्ट से, हाव भाव से और उनके बोलने से, सब चीज़ों से अनुभव करना पड़ता था प्रैक्टिकली वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। तो फिर डे बाय डे स्वाद को हमने अपने इंडियन कल्चर्स को, इंडियन टेस्ट को, कि ये हमारी जिम्मेदारी। फादर कहते थे कि हमें बीकानेर वाला नाम को, बीकानेर से आए हो तो कोई और नाम नहीं, बीकानेर के नाम को डेवलप करना है, राजस्थान के नाम को डेवलप करना है। तो हमने अपने बीकानेर के नाम को हर जगह रखते चले गए। और एक नाम आता है तो एक बीकानेर नाम आता है तो हमारी अपनी, जहाँ जन्म हमारा हुआ, मेरा पर्सनल जन्म बीकानेर में हुआ है, तो उसकी खुशबू, उसकी माटी की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है। और वो लगता है कि यार कहीं राजस्थान से जुड़ गए, उसका नाम कंटिन्यूस देखते तो हम कहीं लगता नहीं कि हम उस जगह से दूर हो गए हैं कहीं किसी प्रकार से। और परिवार के स्टाफ भी हमें, हम कहते हैं कि स्टाफ है वो एक फैमिली का मेंबर, उसको अपना परिवार, उसकी अल्टीमेट केयर करना।
फादर कहते थे कि उसकी केयर नहीं, अल्टीमेट केयर, उसकी और उसके परिवार की भी अल्टीमेट केयर नहीं करोगे तब तक वो दुखी होगा। तो कहीं ना कहीं फिर भी लोग गलत आते हैं, ऐसा नहीं है। तो 2-4-5% लोगों को नए ऐड करना, 2-4-5% लोगों को जो गलत है, ताकि एक सिस्टम सही बना रहे कहीं किसी प्रकार से, तो वो करते रहते। और R&Ds में क्या होता है कि एक टीम कंटिन्यूस में नॉन स्टॉप R&Ds में लगी रहती है, ठीक, तो उससे बेटर चीज़ कर पाते हैं। अग्रवाल साहब, आपने इनकी बातों पर एक निष्कर्ष देखा है जिसको मैं इस ढंग से पुटअप करता हूँ कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया है। जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में बबसता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। आप इनके पाने की कहानी इनके गंवाने में शामिल हुई देखेंगे। एक एक बात, जहां पर ये अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, वहां पर ये साथ कह रहे हैं कि पूरा परिवार एकजुट होके बिना किसी दुराव के इस काम में जुटा रहा। और चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी बच्चों ने, चाहे B.Com किए या कॉमर्स में महारत हासिल किया, सारे का सारा इनपुट उन्होंने अपने बिजनेस में डाला। अब ये तो है एक लेवल। मैं अब आपको साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम ये पड़ा है कि आप बिजनेस के साथ साथ बहुत सी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो जज्बा है, ये जो बात है, खास तौर पर अग्रवाल कम्युनिटी में, गुप्ता कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कब किस लेवल पर आकर ये समझ आती है कि भाई नाउ मनी इज एनफ, अब जरा साथ साथ दूसरे काम भी करें जिससे हमें ये लगे कि हमने अपने मानव जीवन को सार्थक करने की ओर बढ़ना शुरू कर। देखिए, इसमें ये कहना कि मनी इज नॉट एनफ मीन्स टू से कि भाई मनी एनफ हो गया तब ये काम करे, वो इस तरह की बात नहीं है। यस, एब्सोल्युटली राइट। शायद मेरे एक्सप्रेशन में ये बात आ गई हो, लेकिन मैं कहना वही चाहता हूँ जो आप समझे। यस प्लीज। तो इसमें क्या होता है कि जब आदमी शुरुआत पहली बार फिलैंथ्रोपिक काम में जाता है, यस, या सामाजिक काम में जाता है और औरों का भला करता है जी, तो उसको, जो आदमी वाकई में दूसरों का भला करता है, वो अक्सर में दूसरों का भला नहीं कर रहा, वो अपना भला कर रहा है। एग्जैक्टली। मेरा स्वार्थ है कि वो ठीक हो जाए, राइट। मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आत्मिक शांति के लिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। वो मेरे को एक मौका दे रहा है यस, कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। भगवान ने मेरे को एक जरिया बनाया है। यस। तो आप ये दिमाग तो मैं बिल्कुल कभी आज तक ये दिमाग में नहीं लगाया कि मैंने उसके लिए कुछ किया। राइट। जो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक। उसमें और उनका भला हो गया, वो एक मैटर ऑफ चांस है। ठीक। आज मैं नहीं जानता, आज हमने हजारों आंखों के ऑपरेशन करवा दिए होंगे। राइट। मैं उनमें से किसी एक को नहीं जानता। ठीक। वो मेरे को नहीं जानते। ठीक है। बाकी अगर उसकी आंखें आ गई तो मेरे को तसल्ली है। बिल्कुल ठीक। अगर मान लो हम लोगों का इलाज भी करवाते हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह दिलवा देते हैं जी, उनका जो इलाज होता है उसमें मेरे को शांति मिलती है, मेरे को अपनी तसल्ली है। राइट। तो बेशक आज हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में लग रहे हों, राइट। आज मैं अग्रवाल सभा शालीमार बाग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। राइट। आज हम अग्रवाल सभा में जो हमारी फिजियोथेरेपी है वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे करते हैं। बाहर जो 1000 रुपये में होते हैं हम उसको 150 में करते हैं। ठीक है। RCT जो बाहर 5000 6000 में होती है हम उसको 1500 में करते हैं। राइट। तो ये एक समाज का भलाई का एक जो है ना नेचुरल जिसमें आ जाता है ना, तो आदमी कहता है मैं इसको भी भला कर दूं, उसकी भी भलाई हो जाए, उसकी भी भलाई हो जाए। जी। तो जितनी भलाई होती है अपने को खुद ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है, अपने को और होता है कि और कुछ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। नवरत्न जी, आपका तो नाम ही बहुत अच्छा, सात्विक और बड़ा अलग तरह का नाम है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस तरफ आपके ग्रुप का क्या एटीट्यूड है?
एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कोविड का टाइम था जी, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं थी, मन में भी आता है कि नहीं, यार नहीं, कोई fair दिक्कत, enough, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है समाज में कहीं फूड की है, तो हमने नेचुरल जितना अपने से हो सकता था या जिन्होंने भी कहा तो हमने कहीं पीछे नहीं रहे। तो बस यही लगता था कि इस टाइम में आज समाज को ज़रूरत है, कहीं किसी प्रकार से एक परिवार के मेंबरों को ज़रूरत है, तो हम आगे बढ़ के उनकी अल्टीमेट सपोर्ट करने वाली बातें रही। फूड में जहाँ शेल्टर्स और में जाना था तो हर जगह भेजने की कार्य था जी, और अलग अलग संस्थाएं थी, कहते थे कि फूड करवाना है तो हम करते रहे। फिर एक संस्था थी जैसे वो कह रही थी कि वैसे हम पैसे भी देना चाहते हैं, फ्री में भी लेना चाहते और इतना भी नहीं चाहते कि अनरीजनेबल हो जाए कहीं किसी प्रकार से। राइट, तो क्योंकि खाने बनाने और चीज़ें कोविड में बड़ी दिक्कत थी तो हमने 100 रुपये की थाली, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या चाहते हो, तो 300-350 रुपये की थाली थी, उन्होंने कहा 100 रुपये कर दो, तो मैंने कहा 100 रुपये कर दिया जी, डन। ठीक है, हमारे को उसमें लॉस भी था तब भी हमने कहा नहीं, एक अच्छी मतलब ये चीज़ है। ठीक और है, गुड उसको- कॉज इज देयर। फिर एक उन्होंने कहा भेजने वाली बात थी तो होम डिलीवरी में मैंने कहा देखना पड़ेगा कि उनके यहाँ डिलीवरी करना कोविड के टाइम में क्या प्रैक्टिकल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो लोग भी तैयार थे जो प्रैक्टिकली दे के आ रहे थे, वो मैंने कहा ये काम तो बहुत बढ़िया हो गया। तो हमने उसी रेट में उनको होम डिलीवरीज कर रहे थे। तो मेन चीज़ क्या है कि समाज में जहाँ ज़रूरत होती है, मेरे को लगा कि कॉलेजेस में और मेरे को कॉल करते थे तब भी दिखता था कि यार जो चीज़ें नेचर ने आपको दी हुई है, आपका काम है सूरज को, जो काम है सूरज का काम है सूरज अपनी लाइट पूरी फैलाए, ऐसे ही आपके पास जो जीवन में मिला हुआ है नेचर ने आपको दिया है, वो आपको अकेले के लिए नहीं दिया, वो पूरे नेचर पूरे ब्रह्मांड के लिए दिया है। आप अपने आप को पूर्ण रूप से खिला डालो, आपको वो सामने वाला रिसीव करे या ना करे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो खुशबू को प्रत्येक जगह जहाँ महसूस कर पाए, वो प्रकाश, वो प्रेम जो आपने अर्जन किया कहीं गहराइयों से, Yes. उसको सबके बीच में अपने रख दो। वो ऑब्जर्व करे या ना करे, आप उसकी खुशबू को फैलाने की कोशिश करो, ताकि जैसे मैंने ध्यान था, मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्रत्येक आदमी खिल सकता है, तो प्रत्येक जन ऑब्जर्व करे इसको। बिल्कुल। और जो सबके अंदर समावेश है कहीं किसी प्रकार से, उसके लिए कहीं जाना नहीं है, खाली शांति से बैठ के उसको अनुभव करने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें मेरे को जीवन में कहीं ऐसी दिखती थी और फिर मुझे दिखता था कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारा एक परिवार है, कॉम्प्लीमेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है कि क्या सूरज के बिना हमारा जीवन है? नहीं है। क्या हवा के बिना जीवन है? नहीं है। जल के बिना जीवन है? नहीं है। पूरा आकाश तत्व, पूरा ब्रह्मांड हमें दे रहा है, पेड़ पौधे सब कुछ हमें दे रहे हैं। तो सिमिलरली हम भी कुछ खुशबू, कोई पेड़ होगा जो फूल है, कोई खुशबू तो देता होगा, कुछ ना कुछ हमारी खुशबू परमात्मा ने हमें दे के भेजी है, वो हमें देने की ज़रूरत है। वो हम जिएंगे तो हमारी खुशबू निकल पाएगी। जब हम प्रकाश में होंगे, जब पॉजिटिविटी होंगे, तो वो हमारी खुशबू अपना आप निकलने लगेगी। वो नेचर में जहाँ जिसको ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली खींच लेगा, ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। जब हमें सूरज की लाइट है हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर को जो रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं। पेड़ पौधों में भी जैसे जाते हैं तो पेड़ पौधे की खुशबू हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं जहाँ हमें ज़रूरत है ऑटोमेटिकली, क्योंकि शरीर ऑटोमेटिक बना हुआ है, नेचर में है, कहीं हमारा भी हिस्सा है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। तो समाज में जेन्युइनली क्या होता है कि सारा परिवार है, हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो अपना जीवन जब हम श्रेष्ठ जीने लगते हैं, जो प्रेम में भरा हुआ, जो आनंद में भरा हुआ, जो जिज्ञासाओं से भरा हुआ, जो अद्भुत जीवन है, कलरफुल जीवन है, तो उसको ऑब्जर्व करो, उस जीवन को देखो, अनुभव करो, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसमें एनालिसिस जो भी आप कर सकते हो अपने अंतर की गहराइयों में। आप जब अपने आप से बातचीत करते हो तो अपने आप से नहीं करते हो, परमात्मा से बातचीत करते हो, जो मुझे लगता है। नवरत्न जी, जो बात आपने कही है, मैंने ये बात पढ़ी है बुद्ध साहित्य में। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ तो लगभग 15-20 दिन वो शांत हो गए, चुप हो गए, और उनको ये लगने लगा कि मैं अपने इतने बड़े ज्ञान को इन अज्ञानियों में बांट भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं देवताओं ने एक गोष्ठी करी और कहा कि बुद्ध को क्यों ना सही ढंग से समझाया जाए, और बुद्ध को कहा गया कि सदियों के बाद कोई विरला इस तरह का ज्ञान लेके आता है, और वो ज्ञान तुम अपने तक रख के इस दुनिया से चले जाओगे, इससे ज़्यादा तुम अन्याय करो। ये बात मुझे जब समझ आई तो मैं एक छोटे से प्रयास में ये कहता हूँ कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत
कर नहीं सकते। तो बात यह है अग्रवाल साहब, एहसास करने की बात है। जो कुछ भी परमात्मा ने, प्रकृति ने हमारे थ्रू बांटने का निर्णय लिया है, हमें उसमें सहयोगी होना चाहिए, ना कि हमें बाधा बननी चाहिए या उसकी रुकावट बननी। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। आप दोनों महापुरुषों से बातचीत करके मैं तो अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। सेम हमें भी अच्छा ही और लग रहा है। मैं ये समझता हूँ आप इनसे कुछ और बात जानना चाहें, क्योंकि ऐसा भी इत्तेफाक बहुत कम होता है वक्त के दायरे में कि जब कोई एक क्षेत्र का ज्ञानी पुरुष दूसरे क्षेत्र के ज्ञानी पुरुष के सामने बैठा हो और कह रहा हो कि भाई तुमने अगर मुझसे कुछ जानना है तो जान लो। तो मैं मैडम से भी गुजारिश करूंगा, सर आपसे भी, कि आपसे जो कुछ भी पूछना हो आप ज़रूर पूछिए। और मैं समझता हूँ इस समय वक्त के दायरे में ये ऐसे बंदे हैं कि हमारे हर प्रश्न का उत्तर ये दें। इन्होंने तो अपनी जितनी बात कही ना जी, वो हर एक चीज़ जो है बहुत कुछ सीखने को मिला है जी। देखिए, एक तो जो मैंने पहले बोला फैमिली यूनिटी, यस। उसके अलावा एक चीज़ जो मेरे को उन्होंने उसको हाईलाइट नहीं किया, बाकी मैं महसूस करता हूँ अंदर फैमिली में भी बड़ी खुशहाली है। मतलब फैमिली आज मान लो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। यस। आज मेरी फैमिली स्ट्रेंथ है, तो आज मान लो मेरी छोटी फैमिली हो तो इनकी पूरी फैमिली अंदर खाने भी पूरी स्ट्रेंथ होगी, मैं समझता हूँ। राइट। और खुशहाली, जो फैमिली खुशहाली होती है तो बाहर भी वो खुशहाली फैलता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात कर रहे हो जी। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि बेखबर एक धुन में क्या बनाने में लगे हैं लोग। बेखबर एक धुन में क्या बनाने में लगे हैं लोग। समुद्र के किनारे रेत का मकान बनाने में लगे हैं। समुद्र के किनारे रेत का मकान बनाने में लगे हैं लोग। और दुनिया तो गोल है, जहाँ से चले फिर वहीं आना है। और ना जाने हम किस अंधी दौर में भागने में लगे हैं लोग। ना जाने किस अंधी दौर में भागने में लगे हैं लोग। सर, मैं आप दोनों से गुजारिश करूँगी कि आज जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं परिवार टूट रहे हैं, और परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। तो इससे हम इसको कैसे वापस अपने संस्कारों को जोड़ें, किस तरह से अपने टूटते परिवार को रोक सकते हैं, क्या कारण है जो हमारे परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं, एकल में आ रहे हैं। जहाँ संयुक्त परिवार कितने मिलजुल कर रहा करते थे। आप तो संयुक्त परिवार की एक परिभाषा दोनों अच्छे से जानते हैं, मैं भी संयुक्त परिवार से हूँ। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रंजिशें, कुछ ना कुछ कारण हैं जो लोग एकल होते और मियाँ बीवी के रिश्ते भी टूट रहे हैं। इसमें देखो, मैं जो समझता हूँ कि जीवन में हमारे पास काम होना चाहिए। हमारे जब तक गोल विजन्स, परिवार के गोल विजन्स या काम नहीं होते ना, तो दिक्कत आती है। मैं स्कूल के एजुकेशंस करते करते सारे काम कर रहे थे। अगर मेरे पास खाली स्कूल की एजुकेशंस होती तो मैं स्कूल के एजुकेशंस के बाद मेरा सारा दिन फ्री होता, तो मैं गली डंडा ही खेलता या कुछ और कंचे खेलता रहता, या कोई अपने टाइम को आलस्य में व्यतीत करता। जो आलस्य है वो जीवन का मृत्यु का एक पार्ट है कहीं किसी प्रकार से। अगर हमारे लोगों में अगर जीवन नहीं दे पाए, कई लोग बिजनेस में नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो नौकरी करने गए, जब तक परिवार में घर आके फिर वो बुक्स पढ़ रहे हैं या कहीं ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं, बच्चों को जीवन का एक दर्शन नहीं दे पाते। उनकी गलती नहीं है, मैं परिवार की गलती कह रहा हूँ कि इसमें एक जीवन दर्शन पे जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। और रिश्ते क्यों टूटते हैं? मियाँ बीवी का रिश्ता टूटने का एक रीज़न एक ही होता है कि हम भिखारी हैं, मांगने वाले हैं, और परिवार तो होता है देने वाला होता है। परिवार जब तक हम समाज में देने वाले नहीं बनेंगे, देने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे देना, एक प्रेम देना, एक नृत्य देना, एक मेरे जीवन की मुस्कुराहट देना। और मैं अगर कुछ, मेरे फादर हमें कहते थे कि कोई राजस्थान से आता है तो खुशी के साथ में तुमने अगर पानी है तो पानी पिला दोगे तो भी बड़ी खुशी होगी, चाय बना सकते हो तो और खुशी हो जाएगी, कुछ 2 बिस्कुट लिया होगे तो और खुशी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम उसको बुलाने से हेजिटेट कर रहे हो, वो आएगा, कुछ भी खिलाओगे तो उसको खुशी मिलेगी। और ज़्यादा खिला सकते हो, खाना खिला सकते हो तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तुम्हारे को उसको खुशी नहीं मिलेगी। अतिथि तो बहुत मुश्किल से उसको खाने में ऐसा दम निकलता है लेने के लिए,
कि भैया मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर तुम प्यार से मन भाव से उसको पलकों में बैठाओगे, जब जाके कोई लेता है अतिथि आपसे कोई प्रकार से। परिवार को बांधने के लिए जरूरी है कि हमें जीवन जीना आना चाहिए। आज सारे के सारे कहते हैं कि मिसेज की मियाँ को कहता है कि मिसेज की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसको कहता है वो कि हस्बैंड की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं अल्टीमेट क्या सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक हम उस परिवार में, क्योंकि दोनों जने अलग अलग हैं, यूनिक हैं, हम उसको एक दूसरे का कॉपी नहीं बना सकते। कॉपी बनाओगे तो आपका जीवन ही नहीं है। सही बात तो परिवार में सब बंदे अलग अलग हैं, यूनिक हैं सबके सब। जैसे एक बिजनेस होता है, बिजनेस में एक मार्केटिंग देखता है, एक सेल्स देख रहा है, एक प्रोडक्शंस देख रहा है, एक हाइजीन देख रहा है, एक इनोवेशंस देख रहा है, कुछ देख रहा है। तो एक प्रत्येक जने के साथ मिलकर एक बिजनेस बनता है। ऐसे ही परिवार में आंख नाक सब अलग अलग होते हुए सब एक मिलकर एक शरीर बनता है। कहीं किसी को सब कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। ऐसे ही हम सब जब तक परिवार में, और जो जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने की ताकत। भाई बीवी है, लड़ाकू है, झगड़ालू है, प्रेम कर रही है, नहीं कर रही है, बनाती है, नहीं बनाती है, जैसी है वो उसको देखना चाहिए कि उसको वो एटमॉस्फेयर मिला है जिसके कारण वो भी बनी है। उसकी गलती नहीं है, उसका शरीर शायद साथ भी नहीं दे रहा, उसका शरीर में उतनी ताकत नहीं है। हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? समाज में जो कोई कमजोर होता है उसके कारण वो कमजोर खुद नहीं है, कहीं ना कहीं सराउंडिंग से उसको वो इमेजेस या वो भाव मिले हुए होते हैं जिसके कारण वो कमजोर होता है। उसको हमें प्रॉपरली अगर उसको सही चीजें मिलने लगती है तो पेड़ जैसे समझ लो, जैसे शरीर है वैसे ही पेड़ वेड़ देख लो, बीज है, बीज ऐसे ही पड़ा रहेगा, अंकुरित नहीं होगा। जब उसको मट्टी डाल दोगे, पानी डालोगे, मिनरल्स उर्वरक डालोगे, तब जाके बीज अंकुरित होता है। ऐसे ही हमारे मन के भाव और को भी अंकुरित करने के लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, तब वो जाके अंकुरित होते हैं। आज अगर समाज को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरी है, हम किसी को सुधारने की जगह पहले हम अपने आप को सुधारें। हमारे जीवन की खुशबू बहनी चाहिए, हमारे जीवन का नृत्य बहना चाहिए, आनंद बहना चाहिए। हम नाचने लगे हैं सबके बीच में, कोई हेजिटेशन नहीं, संकोच नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मोदी जी के बर्थडे पे हमसे कुछ नमकीन के पैकेट लेके गए, तो अब वो कुछ उन्होंने स्टेशनरी, नमकीन्स और ये कुछ बैग काफ़ी चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जन्मदिन पे, झुग्गी झोंपड़ियों में थे। तो मैं देख रहा था कि लोग वो बैठाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी कह रहा था भाई साहब मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। उन्हें लगा कि कहीं मिल ऐसा नहीं खत्म हो जाए, मेरा नंबर नहीं आ पाए कहीं किसी प्रकार से। तो एक हल्की सी छीना डपटी टाइप की या आगे भाग के लेने की कोशिश हो रही थी। तो मेरे को बुला रखा था और अचानक ही मैं उस साइड में जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ, क्या देखूँ सही क्या हो रहा है। जब देखा ये पोजीशन तो मैंने उनको कहा 1 सेकंड 2 मिनट रुको। मैंने उनको एक चीज़ कही कि इसको है ना, जो कुछ गाना गाएगा उसको देंगे या कोई अच्छी बात करेगा तो देंगे। तो गाना हाथ खड़ा किया, गाया। अब उनको जो पहले एक मिल रहा था, क्या कहते हैं, भीख मिल रही थी लग रहा था मुझे, उसकी जगह उसको एकदम चेंज हो गया, एक अवार्ड मिल गया। तो मैंने कहा कि कोई भी चीज़ हम अपने समाज में दे रहे हैं तो उसको अवार्ड के रूप में उसको हम उसके बारे में जन्मा दें। अगर सबसे बड़ा ध्यान क्या है कि अगर हम अपने समाज को कुछ सुधारना चाहते हैं तो उनको तपस्वी बनाना बहुत जरूरी है, सरल सहज प्रेम में, और उसके अंदर में कहीं जिज्ञासा भरते हैं। जिज्ञासा कैसे भरी जा सकती है? इंडस्ट्री में कोई चीज़ सीखने लगेगा कि हम आज आपको ये दिखा रहे हैं मोटर बनाना कैसे है, चाय बनाना सिखा देंगे, स्टेज पे आके बोलना सिखा देंगे, कोई रिकॉर्डिंग सिखा देंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें जो प्रैक्टिकल बेस में करने लगेगा तो वो बहुत कुछ सीखा जाए। खेती बाड़ी सिखा देंगे, इस खेती बाड़ी में दिखा देंगे कि भैया इसमें भी बहुत कुछ स्कोप है, ये लाइव जीवित प्राणी है, बिल्कुल आपको कुछ बोल रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ पा रहा, लेकिन है वो। आप मीठा बोल रहे हो तो वो आपके प्रति अट्रैक्ट होता है, आपको कुछ दे रहा होता है कहीं किसी प्रकार से। तो अगर हम उनको जीवन जीना सिखा दें, नृत्य सिखा दें, मुस्कुराहट, हर हालत में कुछ भी हो जाए नृत्य नहीं छोड़ना, मुस्कुराहट नहीं छोड़नी किसी लिहाज में, तो मैं कहता हूँ कि हम समाज को बहुत कुछ दे जाएंगे। अगर वो तपस्वी बन गया तो नेचुरल है कि, क्योंकि जनरली जो गरीब होता है तो उसने अपने माँ बाप को, सबको गरीबों को देखा होता है कि कितनी तकलीफ में जीवन जिया हुआ होता है, तो उसको पैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो वो उस जो सोच से बाहर निकल नहीं पाता कि मेरे को पैसा चाहिए किसी भी प्रकार से, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे को तकलीफ भी आएगी, तो कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, मैं घर में किसी को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कपड़े नहीं पहन पाऊंगा, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, मैं धक्के खाते हुए फिरूंगा सारे दिन 24 घंटे। तो उसको अगर लगेगा कि यस हम कहीं साथ हैं समाज में, हम उन लोगों को इंडस्ट्रीज में काम पे लगा दें। इंडस्ट्री कुछ भी नहीं देगी तो भी बहुत कुछ दे के चला जाएगा। अगर उसको हमने कुछ सिखा दिया तो क्या है कि एक तो इंडस्ट्री में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गई, फ्री में उसको टीम मिल गई, लेकिन उन्होंने उनको बहुत बड़ी एजुकेशन दे दी इंडस्ट्रीज पर।
इसी तरह अगर हम जगह जगह उनको अलग अलग जगह काम करवाएं तो हम बहुत कुछ समाज में उनको सीखने के लिए दे सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, Yes. मतलब प्रैक्टिकली ऐसी बहुत सारी सर, चीज़ें हैं। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वयं को सुधारना है। तो मैंने बोला था कि मेरी खुद से ही तो जंग है, कि मेरी खुद से ही तो जंग है, बस अपने ही मन को करना मुझे शुद्ध है। हाँ, तो यही है कि अगर हर व्यक्ति स्वयं यही सीख ले कि हमें अपने आप को सुधारना है, किसी को नहीं सुधारें। और सर, आपकी जो इतनी अच्छी गाइडेंस हमें मिली और सब समाज के लिए मिली। और मैं- अग्रवाल साहब, अपने हम सुधारने में मैं एक चीज यस जोड़ना यस चाहूँगा। प्लीज जैसे नवरत्न जी ने भी कहा कि जैसे इनके सब फैमिली के लोग लगे रहते थे, तो उसमें क्या चीज़ थी, बेसिकली डेडिकेशन। आप जो भी काम करो उसको अपने फुल डेडिकेशन से करो। ये मेरा सिद्धांत तो कम से कम ये, और मैं समझता हूँ इनका भी। जब ये भी जहाँ भी जाए, जी हैदराबाद गए वहाँ पर शोरूम खोल लिए, दुबई गए वहाँ खोल लिए, तो एक डेडिकेशन का मामला है। जैसे नेपाल का एग्जाम्पल दिया, डेडिकेशन नहीं तो कहता जी प्रॉफिट नहीं है छोड़ो, बाकी इनका एक मन में डेडिकेशन। सेकंड, जो मैं समझता हूँ लाइफ का एक जो मेन मूल्य है, जिसमें आपने कहा कि हमें सुधारना है, उस सुधारने में मैं ये मानता हूँ कि कभी ना किसी को चीट नहीं करना चाहिए। यस अगर मान लो मैं किसी को चीट नहीं करूँगा तो ये समझ लो मैं अपने आप पे एहसान कर रहा हूँ। राइट जी बिल्कुल। ये लाइफ में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये अगर सिद्धांत अपनाता है, वो अपने बिजनेस में, अपने काम में, जो भी काम करता हो, सर्विस करता हो, बिजनेस करता हो, और कोई काम करता हो, तो हर हालत में कामयाब होगा। क्योंकि सच्चाई जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो चीटिंग वाला मामला है, और एक झूठ कम से कम बोलना चाहिए। एक तो होता है नॉर्मल छोटा मोटा झूठ, बाकी लाइफ में ना झूठ, एक तो होता है ना भी, झूठ तो पार्ट है लाइफ का। वो मतलब वो सिद्धांत, मतलब मैं तो कम से कम नहीं एग्री करता। इसमें क्या है भाई साहब, कई बार क्या होता है, झूठ बोलता है ना तो आदमी क्या होता है कि आपको, आज मैं लेट पहुंच रहा हूँ, एक दिन लेट पहुंचा, 2 दिन पहुंचा, तो देखता है यार मेरे को फिर डांट पड़नी है, तो फिर वो झूठ के बहाने बनाने लगता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। और उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। झूठ भी बोलता है तो उसके पीछे कहीं मैं देखता हूँ रीजंस हैं कहीं ना कहीं। उसको सुधारने के लिए क्या है कि हमें सामने वाले को नहीं देखना चाहिए वो गलत है सही है, हमें देखना नहीं चाहिए उसके पीछे कोई ना कोई वास्तव में कहानी चल रही होती है जेन्युइनली। हमें तो अपना जीवन श्रेष्ठ जीना चाहिए और उसकी अल्टीमेट क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो अल्टीमेट देखना चाहिए कि हम उसकी अल्टीमेट सपोर्ट क्या कर सकते हैं। हम खुद सत्य हों, हमें दूसरे को सत्य कर ही नहीं सकते। खुद को, मैं वही कह रहा हूँ, ये हाँ। दोनों चीज़ ना एक्चुअली कम्प्लीमेंट है। झूठ बोलना और चीटिंग करना, चीटिंग ना करना। एक है मैंने दूसरों को चीटिंग करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, एक ये जैसे आपने उदाहरण दिया कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस आ गया तो वो उसमें नहीं आता है। हाँ। तो अगर मान लो मैं चीट नहीं करूंगा तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने गलत जो बोलना ही नहीं है, मैं किसी को गलत मिसगाइड भी नहीं करूंगा। तो ये अगर आज हम अपने लाइफ, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमें अपनी लाइफ सुधारनी है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, तो मतलब ये अगर 3 चीज़ें आदमी, मतलब मेरा ये कहना है, ये 3 चीज़ें, डेडिकेशन, किसी को चीट नहीं करना, और झूठ कम से कम बोलना है। मैंने नहीं बोलना नहीं बोला, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आदमी अपने आप ही सुधर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो श्रोताओं, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सार्थक दुनियादारी पर बातचीत नहीं हो सकती थी, जो आज अनायास रूप में ही बिना प्लानिंग के हम लोगों ने बैठ के करी है। क्योंकि जब आप 2 बुद्धिमान विद्वान लोगों से उनकी राय लेते हैं और वो बेबाक होके अपनी बात को कहते हैं, तो उससे बड़ी नसीहत नहीं होती। और अंत में मैं ये बात कह के कंक्लूड करता हूँ कि छोड़ बाहर को, मन को देख। बिल्कुल, छोड़ बाहर को, मन को देख, भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। बहुत बढ़िया। मैं अपने मेहमानों का विशेष तौर पर मैडम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज स्टूडियो में आना उचित समझा और हमारे श्रोताओं से ये बातचीत का जरिया बनी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत मैं भी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अशोक गुप्ता जी का और नवरत्न जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और जाते जाते यही कहूँगी कि जीवन की मुश्किल राहों में चलना हमने सीख लिया। जीवन की मुश्किल राहों में चलना हमने सीख लिया और वक्त पड़े तो वक्त के आगे वक्त से लड़ना हमने सीख लिया। बहुत और मुश्किल राहों में चलते चलते जीता हमने अंबर भी, पर मन में बैठे रावण के आगे कैसे झुकना हमने सीख लिया। बहुत और मन में बैठे रावण के आगे कैसे झुकना हमने सीख लिया। बहुत धन्यवाद। बहुत बस अपने आप से लड़ना है, अपने मन के विकारों से लड़ना है और सबसे प्रेम करना है। जैसे अशोक गुप्ता जी ने और नवरत्न जी ने हमें एक मार्गदर्शन किया है कि प्रेम ही सर्वोत्तम है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सुलेखा जी जो आपने बुलाया। अशोका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और इस तरह की मीटिंगें होती रहे। और ये जो चैनल्स का जो आपने हमें बुलाया और इतना प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और ये जो लोगों के पास जाएगी तो मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत बड़ा एक चेंज लाने की कोशिश भी करेंगे। यस और अगर इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने प्राणों से सुनने की कोशिश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आंख बंद करके कहीं सुनने के अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत कुछ अपने आप को ढूंढ पाएंगे। मुझे डेफिनेटली ये विश्वास है, क्योंकि ये सब बातें कहीं हमने जहाँ से हम बोलता है इंसान, सामने वाला भी वहीं से रिसीव करता है। ये हमने कोई ऊपरी बनावटी टॉक नहीं है, ये एक प्राणों के अंदर की आवाज़ निकली हुई है। तो उस आवाज़ को अपनी उसी जगह से सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा, सरल और सहज होके। डेफिनेटली एक आपको रेवोल्यूशंस लाने में ये आवाज़ें जितनी भी टॉक थी सपोर्ट करेगी। थैंक यू फॉर ऑल। डॉक्टर साहब का, सुलेखा जी का, नवरत्न जी का धन्यवाद करता हूँ। अभी सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरी पेशेंस के साथ हमारी बात लास्ट तक सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।